नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में, जो ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा को अभी थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं, लगभग 1 महीना रहा है, तो अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे। हमने जिस प्रकार से कमिटमेंट किया था कि हम फरवरी माह के अंदर अंदर ये नगरपालिका एक्ट पूरा कर लेंगे, तो उसी प्रगति पर हम चल रहे हैं। हम उस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे और साथ साथ ही इसमें जो योजनाएं हैं उनको भी कवर करेंगे और कुछ और जो रूल है जैसे कार्य संचालन नियम है वो भी हम इसमें पूरा करने वाले हैं। कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी तैयारी को जोरदार बनाइए और अभी पूरी तैयारी को एकदम टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम अभी थोड़े दिन बाद में है। 1 महीना रहा है, 1 महीना से ऐसा रिवीजन का टाइम है। रिवीजन करते रहिए, जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा निकालिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर निकालने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने एक टॉपिक के या एक अध्याय के आपने यदि 100 क्वेश्चन निकाले हैं तो उसमें लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन बन चुके होंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको पहले बना के देखिए, जिससे आपको जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हो तो आपको दिक्कत ना आए। आशा करता हूं हम ये नगरपालिका अधिनियम पूरा फरवरी के अंदर कर लेंगे और आप हमारा सहयोग कर रहे हो। अपने साथियों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे। यूट्यूब पे आपको बिल्कुल निःशुल्क ये क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका फायदा आप भी उठाइए, अपने साथियों के उठाइए, उठाने दीजिए और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए नई नई क्लासें आगे लाते रहें। तो शुरू करते हैं आज की सेशन को नगरपालिका अधिनियम 2009 के साथ, जिसमें हमने अध्याय 12 पढ़ना शुरू किया था और पिछली क्लास में हमने नालियों के बारे में चर्चा की थी। नगरपालिका की जो नालियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं नगरपालिका अधिनियम 2009 के साथ आज की क्लास को। नगरपालिका अधिनियम 2009। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की शुरुआत 11 सितंबर 2009 को होती है राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ, और जिस राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया उसका क्रमांक था 4 का। ये हमने पढ़ा था। इसमें कुल 344 धाराएं हैं, 17 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां हैं, वो भी हमने बात की थी। नगरपालिका के कार्यों का उल्लेख 12वीं अनुसूची में है और 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक सी जानकारी है, कम से कम एक क्वेश्चन इस बात से बनेगा जो भी हमने बात की है। पहली ही क्लास में हमने चर्चा की थी। 17 अध्यायों के टाइटल याद करने का प्रयास हमने एक साथ में किया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप वो क्लास देख सकते हो। हम बात कर रहे थे अध्याय 12 के बारे में। अध्याय 12, अध्याय 12 जिसका टाइटल है नगरपालिका शक्ति। नगरपालिका की शक्ति एवं अपराध, जिसमें हमें कुल धाराएं पढ़नी है। धारा 200 से लेकर के 297 तक की। कितनी धारा पढ़नी है? धारा 200 से धारा 297 तक की धारा पढ़नी है। यानी कि कुल मिलाकर के इस अध्याय के अंदर 98 धाराएं हैं। 98 धाराएं हमें पढ़नी है। हमने 215 तक की धाराएं पिछली क्लास में देख ली थी। आज हम जो धारा प्रारंभ करने वाले हैं वो है धारा 216, और धारा 216 का टाइटल है जल प्रणाल ले जाने की शक्ति। जल प्रणाल ले जाने की शक्ति। जल प्रणाल आप समझते हो, वाटर केनाल। वाटर केनाल, वाटर केनाल ले जाने की शक्ति किसके पास होगी? तो ये नगरपालिका के पास होगी। नगरपालिका अपने क्षेत्र के अंदर चाहे वाटर फिटिंग के लिए, जल सप्लाई के लिए ये कार्य कर सकती है। तो ये शक्ति किसके पास होगी? नगरपालिका के पास। टाइटल आपको याद है, बाकी चीज इसमें समझने वाली ज्यादा कुछ है नहीं। टाइटल याद रखना आपके लिए जरूरी है। नगरपालिका क्षेत्र के अंदर वाटर सप्लाई कौन करेगा? तो या तो जलदाय विभाग करेगी या नगरपालिका स्वयं करेगी। तो ये शक्ति किसके पास हो सकती है? जलदाय विभाग या नगरपालिका समय के पास। समय क्या करेगी? वाटर सप्लाई का वाटर सप्लाई करेगी। कहां करेगी? तो नगरपालिका क्षेत्र में करेगी।
ये बात लिखी गई है धारा 216 में। 15 तक हमने नालियों के बारे में पढ़ा था। अब आगे वाटर केनाल, इसको आप वाटर केनाल समझ सकते हो, जल प्रणाल के, यानी कि जो वाटर सप्लाई किस प्रकार से होगी नगर पालिका में, वो इसके अंदर लिखी गई है। तो ये है धारा 216। आशा करता हूँ ये छोटी सी धारा आपको समझ में आ गई होगी। टाइटल याद रख लेना, इसका टाइटल आपको याद, एक साथ देखो हम ये जैसे ही अध्याय पूरा हो जाएगा उसके बाद एक सेशन लेंगे जिसमें धारा 200 से लेकर के 297 की तक की धाराओं को एक साथ एक ही बोर्ड पर हम याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ रखा है वो सारी की सारी चीजें हमें क्या हो जाए, याद हो जाए। तो ऐसा प्रयास हम करेंगे। एक मैराथन लेंगे जिसके अंदर धारा 1 से लेकर के धारा 327 तक की, क्यों वैसे इसमें 344 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 344। लेकिन हमें जो अंतिम अध्याय जो पढ़ना है वो नियंत्रण का पढ़ना है, और नियंत्रण में आपको पता है कौन से अध्याय में है, तो नियंत्रण है 16 में, अध्याय 16 में है। तो अध्याय 16 में हम नियंत्रण देखेंगे, और उस प्रकार से नियंत्रण अध्याय 14 में है। कौन से अध्याय में है? 14 में नियंत्रण। नियंत्रण कौन से अध्याय में? 14 में। और 14 तक अध्याय हमें देखने हैं। 15, 16 और 17 वो अध्याय हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। और धारा ये जो नियंत्रण वाला है इसके अंदर कहां तक पढ़ने हमें? 327 तक, यानी कि टोटल हमें 327 धाराएं पढ़नी है। तो 327 तक की धाराएं जो हम पढ़ेंगे उसमें सारा सारा एक मैराथन में देख लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं धारा 216 की, जिसके बारे में बात की, जल प्रणाल ले जाने की शक्ति। अब देखेंगे धारा 217 को। तो इसको आपने लिख लिया होगा, बढ़ते आगे देखते हैं धारा 217। ये कुछ धाराएं ऐसी है जिनके आपको टाइटल याद होने चाहिए। धारा 217, धारा 217 बताती है व्यवसायिक बहिस्राव को, यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट जल होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, यानी कि व्यवसायिक बहिस्राव के बारे में जो उपबंध है वो इसके अंदर लिखे गए हैं। व्यावसायिक बहिस्राव के बारे में विशिष्ट उपबंध। कौन सी धारा में है? तो धारा 217, यानी कि 217 का यहाँ पे ऐसे समझते हो 17 में क्या होगा? खतरा होगा, यानी कि जैसे व्यवसायिक बहिस्राव जल में आएगा, जल क्या हो जाएगा? प्रदूषित तो हो जाएगा। तो इसकी अनुमति कौन देगा? जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, उससे आप व्यवसायिक बहिस्राव कर रहे हो, मतलब जल का क्या कर रहे हो आप? जल वहन उसके अंदर यदि कर रहे हो, वेस्ट जल का यदि आप उसमें नगर पालिका की नालियों में जल को छोड़ रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? नगर पालिका से क्या लेनी पड़ेगी? पहले अनुमति। तो नगर पालिका अनुमति देगी। अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? नगर पालिका से। और नगर पालिका कुछ शर्तों के माध्यम से, यानी कि आप जो जल यूज कर रहे हो, वो जो जल आप वेस्टेज कर रहे हो उसको आप सही तरह से, यानी कि ऐसा ना उसके अंदर केमिकल जा रहे हो ताकि आगे वो नुकसान पहुंचाए, ज्यादा प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए। सारी बात ध्यान में रखने के बाद नगर पालिका क्या करेगी? इनको अनुमति दे सकती है। तो धारा 217, 17 में खतरा होता है, व्यवसायिक बहिस्राव के बाद से उत्पन्न होने वाला जो भी प्रदूषण उससे क्या होता है? खतरा होता है। आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हो। तो धारा 217 व्यवसायिक बहिस्राव के बारे में बताती। अब देखेंगे धारा 218 को। तो धारा 218 भी इसी से जुड़ी है। धारा 218 भी लगभग व्यवसायिक बहिस्राव से जुड़ी है, तो इसको भी देख लेते हैं। धारा 218, इसमें लिखा है व्यवसायिक बहिस्राव के निगमन के बारे में, यानी कि इनका जो जल निगमन है उसके बारे में क्या उपबंध है? व्यवसायिक बहिस्राव के जल निगमन के बारे में, जल निगमन के बारे में विशिष्ट उपबंध। धारा 217 और धारा 218 एक साथ जुड़ी हुई है, दोनों व्यवसायिक बहिस्राव के बारे में है। व्यवसायिक बहिस्राव के जल के निगमन किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी अनुमति सीएमओ से लेनी पड़ेगी। सीएमओ समय समय पर इसका क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है। तो ये अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? सीएमओ से। सीएमओ से, और सीएमओ समय समय पर इसका क्या करेगा? निरीक्षण कर सकता है। और कुछ मापदंड है जो सीएमओ यहाँ पे तय कर सकता है। तो दोनों धाराओं को आप एक साथ में लिख सकते हो, दोनों धारा एक साथ जुड़ी हुई है। 217, 17 में खतरा होता है, व्यवसायिक बहिस्राव से उत्पन्न होने वाला खतरा। आप इस प्रकार से इसको देखो, कुछ टोपिड सी ट्रिक है, आपको इसको याद हो जाएगी, हमें याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो 217 और 218। अब देखेंगे धारा 219 के बारे में।
ये आपने ये समझ गए होंगे 217 और 218 को। अब जो 219 और 220 की धारा देखेंगे वो दोनों भी लगभग एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 219 के बारे में। तो अब देखेंगे धारा 219 को। धारा 219 में लिखा है कि जो जल प्रणाल, जो वाटर कैनाल नगरपालिका द्वारा बनाए गए हैं, उस पर बिना अनुज्ञा के आप किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि कुछ जो प्राइवेट भवन नहीं बना सकते, उस पर कोई रेलवे का कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। ये बात किसके अंदर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है धारा 219 में। क्या लिखा गया इसमें? लिखा जल प्रणाल पर बिना अनुज्ञा के, बिना अनुज्ञा के प्राइवेट भवन, रेलवे का निर्माण नहीं किया जा सकता, निर्माण नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसा कर लिया जाए तो क्या होगा? तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। नगरपालिका उसको क्या करेगी? उस निर्माण को तुड़वा देगी, वहां से हटवा, नगरपालिका उस निर्माण को क्या करेगी? हटा देगी। आदेश जारी करेगा कौन? सीएमओ। नगरपालिका उसको क्या करेगी? हटा देगी। और उसका जो भी खर्चा होगा वो उस व्यक्ति से ले लिया जाएगा। किसके रूप में? बकाया राजस्व के रूप में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यदि ऐसा कर लिया जाता है तो क्या करेगा? यदि बिना अनुज्ञा के निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है, तो सीएमओ के आदेश पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर नगरपालिका उसे हटवा देगी एवं खर्चा बकाया राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। जल प्रणाल, जो वाटर कैनाल नगरपालिका द्वारा बनवाए गए हैं, उन पर बिना अनुज्ञा के कोई भी भवन नहीं बनाया जा सकता, ना ही किसी रेलवे का निर्माण वहां पे किया जा सकता। यदि ऐसा कर लिया गया है तो नगरपालिका का जो मुख्य अधिकारी है, जिसे हम सीएमओ कहते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कार्यकारी अधिकारी भी हम उसे कहते हैं, के आदेश पर नगरपालिका उसे क्या करेगी? हटवा देगी। और जो भी खर्चा जो नगरपालिका का लगेगा उसको तुड़वाने में, जेसीबी वगैरह का जो खर्चा लगेगा उसको यानी बकाया राजस्व के रूप में वसूल कर लिया जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लो, पूछ लिया जाएगा किस रूप में उस खर्चे को वसूला जाएगा। तो किस रूप में? तो बकाया राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। हमने एक धारा पहले भी देखी थी, धारा 72, उसके अंदर भी बकाया राजस्व का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद हमने एक धारा देखी है 219 की, इसके अंदर ही किसका उल्लेख किया गया? बकाया राजस्व का उल्लेख किया गया है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना, बकाया राजस्व के रूप में वो खर्चा वहां से ले लिया जाएगा। तो धारा 219 में लिखा गया जल प्रणाल पर बिना अनुज्ञा के भवन और जो प्राइवेट भवन या कोई रेलवे का निर्माण किया गया है तो उसको नगरपालिका अधिकारी के आदेश पर नगरपालिका हटवा देगी, खर्चा बकाया राजस्व के रूप में वसूल लिया जाएगा। ये बात किसमें लिखी है? तो धारा 219 में लिखी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 220 के बारे में। देखो इनके टाइटल आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि ये अध्याय ही ऐसा है जिसके अंदर यदि टाइटल आपको याद हो गया तो आगे की चीजें भी आपको याद हो जाएगी। एक बार यदि इनकी जो आगे की जो व्याख्या है उसको पढ़ लिया तो वो व्याख्या दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइटल को आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से बार बार रिविजन करोगे तो आपको याद हो जाएगी। अब देखते हैं धारा 220। धारा 220 भी लगभग इसी के साथ में जुड़ी हुई है। किस प्रकार जुड़ी है वो अभी पता चल जाएगा। तो देखते हैं धारा 220 को। ऐसा हो जाता है ना कई बार, जैसे ये नगरपालिका है और इस नगरपालिका से कोई रेलवे लाइन गुजर रही है, ये कोई रेलवे लाइन यहां से गुजर रही है, ट्रैक रेलवे पटरी यहां से पे है, और इस पटरी के आसपास यदि हमें नालियां बनानी है, नगरपालिका को क्या बनानी है? नालियां बनानी है।
तो नालियां बनानी है तो देखो इसका नालियां बनाएगी तो इसकी क्या करना पड़ेगा, इस रेलवे प्रशासन को पहले सूचना देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगी, सूचना, यानी रेलवे प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे नगर पालिका क्या बना सकती है, नालियां बना सकती है। और इसका जो भी खर्चा लगेगा इसका, तो वो कहां से लगेगा, क्यों नगर पालिका बना रही है तो नगर पालिका निधि से उसका खर्चा लगेगा। बस इतनी सी बात इस धारा 220 में लिखी गई है। ऐसा है ना कि कुछ मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचना देनी है। इसका धारा का टाइटल यही है कि कुछ मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचित करना। तो सूचित किस मामले में किया जाएगा, यदि रेलवे लाइन के आसपास यदि नालियां बनानी है, नालियां बनाने के लिए जो पहले उस रेलवे प्रशासन को सूचना देनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको कोई न्यूसेंस तो नहीं हो रहा है यदि हम यहाँ पे नालियां बना रहे हैं। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। धारा का टाइटल भी आपको लगभग याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कतिपय, देखो ओरिजिनल एक्ट में यही लिखा गया है, इसको हम कुछ कह सकते, कुछ कतिपय मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचित करना, सूचित करना। रेलवे लाइन के आसपास यदि नगरपालिका क्षेत्र में नालियां बनानी है तो नालियां बनाने से पूर्व क्या करना पड़ेगा, रेलवे प्रशासन को सूचना देनी पड़ेगी। क्या लिखा गया है, नगरपालिका क्षेत्र में रेलवे लाइन के आसपास नालियां बनाने से पूर्व रेलवे प्रशासन को सूचना दी जाएगी, और इसमें जो भी खर्चा लगेगा उसको नगरपालिका निधि से दायी किया जाएगा। यानी इसका जो भुगतान होगा, नाली बनाने का जो भुगतान होगा वो रेलवे प्रशासन से नहीं लिया जाएगा। इसका भुगतान कहां से किया जाएगा, देखो नगरपालिका बनवा रही है नालियों को तो नगरपालिका निधि से इसका भुगतान नगरपालिका निधि से देना होगा, निधि से करना होगा। ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। ज्यादा इसमें कुछ हुआ नहीं है, छोटी सी धारा है, समझ में आ जाएगी कि कुछ मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचना देनी है। जैसे हो सकता है जैसे आपके घर के अंदर से यदि कोई नाली बनाई जा रही है तो आपको पहले सूचना तो देनी पड़ेगी कि जी हम आपके घर से नाली ले जा रहे हैं। आपको यदि कुछ न्यूसेंस नहीं हो रहा है, यदि आपको उस नाली से कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है तो हम आपके घर से नाली ले जा रहे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप और नगर पालिका आपके घर से नाली को बनाएगी तो खर्चा आपसे थोड़ी लेगी, खर्चा कौन देगा, नगर पालिका देगी। तो वही बात है, उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। तो धारा 220 में लिखा गया कुछ मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचना देना। ये तो हुई बात किसके बारे में, रेलवे प्रशासन के बारे में। धारा 219 और 220 में रेलवे प्रशासन का इसमें उल्लेख किया गया। पूछा जा सकता है रेलवे प्रशासन को सूचना देना कौन सी धारा में लिखा गया, तो धारा 220 में लिखा गया। अध्याय पूछ ले तो अध्याय 12 में लिखा गया। 12 का अध्याय का टाइटल पूछ ले तो नगर पालिका की शक्ति एवं अपराध। अपराध नगर पालिका नहीं करेगी, उसमें जो व्यक्ति जो रह रहे हैं उनके द्वारा यदि कुछ अपराध हो रहा है तो उसमें नगर पालिका की क्या शक्ति है, वो बात लिखी गई है। अब है धारा 221। तो धारा 221, धारा 221 में जैसे हमने पहले धारा 205 पढ़ी थी। धारा 205 में था कि किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से नाली ले जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो हमने इसमें देखी थी। उसी के साथ रिलेट है धारा 221 में। इसमें लिखा गया है किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से पाइपलाइन ले जाने के लिए, यानी कि जल के जो जल सप्लाई के लिए हो सकती है, गैस सप्लाई के लिए वो पाइप हो सकती है, या कोई और जैसे लाइट के लिए विद्युत फिटिंग की यदि कोई पाइपलाइन है उसको ले जाने के लिए क्या जो प्रोसेस रहेगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें लिखा क्या गया, परिसर के स्वामी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से पाइपलाइन ले जाने की शक्ति। वही बात है जो हमने धारा 205 में पढ़ी थी कि परिसर का स्वामी, जैसे आपका घर है,
ये धारा, ये कोई मुख्य सड़क है और इस प्रकार से यहाँ पे मकान बनाए गए। आपका मकान ये है, ये कोई ए व्यक्ति का मकान, ये बी व्यक्ति का, ये सी व्यक्ति का मकान है, और यहाँ पर क्या है, नगर पालिका की कोई मुख्य पाइपलाइन जा रही है। अब क्या होता है, इधर भी यहाँ पे जैसे कोई एक पॉइंट दिया गया है कि आप जल को आगे ले जा सकते हो, आगे पाइपलाइन ले जा सकते हो। अब इस पॉइंट से जैसे आप इसके यहाँ से अपने घर में पाइपलाइन लाओगे तो आपको इस घर से गुजरना पड़ेगा। अब या तो ऐसा हो कि आप इधर बाहर से लेकर के या यहाँ से इसके घर से लेके जाए, तो आपको सस्ता यहाँ से पड़ेगा, तो आप चाहते हो कि मैं इसके घर से लेके लेके चलूँ पाइप, या ये कोई भूमि खाली पड़ी है और इसके अंदर से मैं यहाँ पे पाइपलाइन ले जाऊं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो धारा 205 में देखी थी, धारा 206 और धारा 207 की। ये तीनों प्रोसेस इसके अंदर भी फॉलो करनी पड़ेगी। यही बात इसके अंदर लिखी गई है। क्या लिखी गई है, धारा 205, 206 और 207 के प्रावधान। धारा 205 में मैंने पढ़ा था कि नगरपालिका किस प्रकार से प्राधिकृत कर सकती है, धारा 206 में कि उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, और धारा 207 में था कि पश्चातवर्ती उपांतरण क्या हो सकते हैं। वही बात इसके अंदर धारा 221 में लिखी है, यदि दूसरे की जमीन से यदि हम पाइपलाइन ले जा रहे हैं तो किस प्रकार का प्रावधान रहेगा, वही प्रावधान रहेगा जो धारा 205, 6 और धारा 207 के अंदर था। आशा करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये धारा 205, 206, 207 के प्रावधान समझ में नहीं आए हैं तो पिछली क्लास में आप देख सकते हो, हमने पिछली क्लास इसी में इनको देखा है, और वो क्लास आप द्रोणा पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो ये है धारा 221। अब देखेंगे धारा 222 के बारे में। धारा 222, धारा 222 में लिखा गया है कि यदि नगरपालिका ने किसी व्यक्ति को नोटिस दे दिया, जैसे ये यहाँ पे क्या कोई नगरपालिका है और इस प्रकार से यहाँ पे कोई मकान बने हुए हैं और इसके बाहर यहाँ पे नाली निर्माण किया गया है, नाली निर्माण किया गया, वाटर यानी कि वाटर कैनाल बनाई गई है, इसके ऊपर किसी ने मकान कोई अतिक्रमण कर लिया हो। आप इसको समझ के इसी प्रकार से धारा में लिखा गया है कि जैसे यहाँ पे किसी ने क्या बना रखा, कोई निर्माण कर रखा है इस नाली के ऊपर, यानी कि अतिक्रमण कर रखा है या कुछ और काम यहाँ पे कर रखे, नगर पालिका ने इसको नोटिस दे दिया, यानी किसी और काम के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये पशु रखता हूँ और नगर पालिका ने कहा कि ये पशु जो न्यूसेंस कर रहे हैं और इसके लिए इनको यहाँ से हटवा के या तो आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दो या आप इनको थोड़ा सा व्यवस्थित कीजिए। तो नगर पालिका ने इनको कोई क्या दिया, नोटिस दे दिया। अब नोटिस दे दिया और इस व्यक्ति ने वो कार्य पूरा नहीं किया, जैसे इसको नोटिस दिया कि ये निर्माण है जो तुड़वा दिया जाए, इसने ये तुड़वाया नहीं, या यहाँ पे इसको गोल करने के लिए कह दिया और इस व्यक्ति ने वो नोटिस का कार्य नहीं किया है, तो अब क्या होगा, जो नगर पालिका है वो इस नोटिस का जो कार्य है वो अपने आप से करवा देगी, यानी कि नगर पालिका इस निर्माण को तुड़वा देगी या ये जो पशु जो न्यूसेंस करे इनको यहाँ से हटवा करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा या इस सड़क को गोल कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी कार्य उस नोटिस में लिखा गया है उस नोटिस के कार्य को नगर पालिका खुद कर देगी और जिसका जो भी खर्चा जो नगर पालिका का लगेगा उसको बकाया राजस्व के रूप में वसूल कर लिया जाएगा। ये बात लिखी गई है धारा 222 में। आशा करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या लिखा गया है कि दायी व्यक्ति को नोटिस देने के बाद जो कार्य निष्पादन है वो नगर पालिका स्वयं कर दे। दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका समय से उस कार्य का निष्पादन करे, उस कार्य का निष्पादन करे। बस यही बात इसके अंदर आपको समझनी, यानी कि किसी व्यक्ति जो व्यक्ति उस नोटिस दिया गया किसी व्यक्ति को उसने वो कार्य नहीं किया है तो क्या करेगा, वो सीएमओ आदेश देगा और नगर पालिका उस कार्य को समय करवा देगी। इसमें लिखा गया जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया हो और उसने
नोटिस को निष्पादित नहीं किया, नोटिस के कार्य को, नोटिस के कार्य को निष्पादित नहीं किया तो नगर पालिका सीएमओ के आदेश पर स्वयं उस कार्य को निष्पादन कर सकती है, और इसका जो भी खर्चा होगा, खर्चा बकाया राजस्व के रूप में, बकाया राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। ये बात ध्यान में रख लेना। क्या लिखा गया है कि जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया उसने उस नोटिस के कार्य को निष्पादित नहीं किया है, और तो नगरपालिका सीएमओ के आदेश पर उस कार्य को निष्पादन करेगी, और उसका जो भी खर्चा जो नगरपालिका होगा वो बकाया राजस्व के रूप में वसूल कर लिया जाएगा। हमने बकाया राजस्व को धारा 72 में भी देखा है, धारा 219 में भी देखा है, और धारा 222 में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से आप इन धाराओं को रिलेट करके याद कर सकते हो। आशा करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम देखते हैं धारा 223 के बारे में। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 223 के बारे में। धारा 223 में लिखा गया कि कुछ कार्यों को अनुज्ञप्ति धारक प्लम्बर से ही करवाया जाएगा, यानी कि ऐसा प्लम्बर जिसने लाइसेंस ले रखा हो और उसके द्वारा ही वो कार्य करवाया जाएगा। धारा 223 इसमें लिखा गया है कार्यों को अनुज्ञप्ति धारक प्लम्बर से ही कराया जाएगा, यानी कि ऐसा कोई वाटर फिटिंग से ऐसा संबंधित कोई ऐसा कार्य है उसको किससे करवाया जाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसने नगर पालिका से लाइसेंस ले रखा हो, प्लम्बर का कार्य कर रहा हो, उसी से वो क्या कार्य करवाया जाएगा। कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं, इसमें दो प्रकार के कार्यों का उल्लेख है। एक तो छोटे कार्य और दूसरा बड़े कार्य। छोटा कार्य जैसे आपके घर में कोई नल खराब हो गया और उसको आप सही करवा रहे हो, तो उसके लिए आप सामान्यतः किसी व्यक्ति से करवा सकते हो। छोटे कार्य तो सामान्यतः करवाए जा सकते हैं। कोई छोटा कार्य यदि करवाना है, जैसे नल खराब हो गया उसको करवाना है, कोई मेंटेनेंस भी करवाना है, तो वो तो आप किसी भी वाटर प्लम्बर से करवा सकते हो। और जैसे कोई बड़ा कार्य, जैसे आपने कोई नया मकान बनाया है और उस पूरे मकान की यदि कोई वाटर फिटिंग करनी है, या नगर पालिका का कोई कार्य है, नगर पालिका ने कोई बिल्डिंग बनवाई, उस बिल्डिंग के अंदर यदि कोई प्लम्बर का जो कार्य है, जैसे उसमें वाटर फिटिंग का यदि कोई कार्य है वो करवाना है, तो वो इस लाइसेंसधारी प्लम्बर से ही करवाया जाएगा। ऐसे कार्य लाइसेंस धारक प्लम्बर से करवाए जाएंगे। और इस प्लम्बर से यदि किसी को कोई शिकायत है, तो वो शिकायत की जो अपील है वो किसके पास करेगा? तो सीएमओ के पास करेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। इसकी शिकायत किसके पास करेगा? इसकी शिकायत सीएमओ को की जाएगी। यानी कि प्लम्बर से संबंधित यदि कोई भी शिकायत है तो वो किसको की जाएगी? सीएमओ को की जाएगी। तो देखो सीएमओ के पास कितनी पावर है। धारा 223 कार्यों को अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर से ही करवाया जाएगा। कार्य दो प्रकार के बताए गए हैं, छोटे कार्य, बड़े कार्य। छोटे कार्य बताए गए हैं सामान्यतः किसी से भी करवा सकते हो, जैसे छोटा मोटा जो घर में कोई नल का रख रखाव करवाना है, और कोई बड़े कार्य पूरी फिटिंग करवानी है, वाटर फिटिंग करवानी है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस धारक प्लम्बर से ही करवाना पड़ेगा, ताकि कल को कोई दिक्कत न आए। यह बात लिखी गई धारा 223 में। अब देखेंगे धारा 224 के बारे में। धारा 224
धारा 224 में लिखा गया है कतिपय कार्यों का प्रतिषेध, यानी कि कुछ ऐसे कार्य जिसको नगरपालिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जैसे नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तो आप नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये बात लिखी गई है धारा 224 में। कतिपय कार्यों का प्रतिषेध, कतिपय कार्यों का प्रतिषेध, यानी कि जो नगरपालिका की संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ये बात किसके अंदर लिखी गई है, तो धारा 224 में, नगरपालिका संपत्ति। अब इसमें संपत्ति को परिभाषित किया गया है, जैसे नगरपालिका में लगे कोई खंबे, नगरपालिका में कोई खंबे लगे हैं, कोई पोल लगे हुए हैं, नगरपालिका में जैसे कोई वाटर टैंक बना हुआ है, बिजली के मीटर लगे हैं, बिजली के मीटर लगे हैं, कोई पानी के मीटर लगे हैं, पानी के मीटर लगे हैं, या कुछ अन्य, या अन्य जो भी संपत्ति नगरपालिका की जो भी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और यदि इसमें कुछ नुकसान पहुंचाता है तो उसको 500 रुपए ऑन द स्पॉट जो जुर्माना लगेगा, और वो जुर्माना अगली धाराओं में लिखा गया है। जब हम नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे होंगे, जब धारा 14 को, अध्याय 14 को हम पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा गया है नियंत्रण, और नियंत्रण के अंदर वो धाराएं हैं जिसके अंदर इसके बारे में जो लिखा गया है कि जो ऑन द स्पॉट उनसे कितने रुपए लिए जा सकते हैं, नहीं पहुंचाया जाएगा। और इसका निरीक्षण कौन करेगा, तो निरीक्षण जाहिर सी बात है कौन कर सकता है, सीएमओ करेगा। तो ये बात लिखी है धारा 224 में। समझ सकते हो कि धारा 224 का संबंध किससे है, तो नगरपालिका की संपत्ति का। यानी देखो हमने धारा 4 पढ़ी, अध्याय 4 पढ़ा, और अध्याय 4 में क्या लिखा गया था, नगरपालिका की संपत्ति, और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 में क्या पढ़ना हमें, हमको संपत्ति पढ़नी है। 4 में क्या पढ़ना हमें, संपत्ति पढ़नी है। तो संपत्ति का भी यानी कि जो प्रावधान किसमें दिया गया, धारा 224 में, कि नगरपालिका की संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये बात लिखी धारा 224 में। आशा करता हूं बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखेंगे धारा 225 के बारे में। धारा 225, धारा 225 में लिखा गया है जो मलवाही जो संकल्प है उनको प्रवर्तन करना और उनका रख रखाव करना। ये बात यानी कि ये कार्य किसको सौंपा जा सकता है, उसका बिल कौन बनाएगा और उसका संग्रह यानी कि संग्रहण कौन करेगा। इसमें लिखा गया मलवाही संक्रमों का प्रवर्तन व उनका रख रखाव, वह उनका रख रखाव सौंपा जाना एवं बिल बनाना व उनका संग्रहण, यानी कि जो भी मलवाही जो संक्रम है, जैसे कोई भी अपशिष्ट प्रबंधन करना है, अपशिष्ट प्रबंधन का जो कार्य है वो किसको सौंपा जाएगा, प्रवर्तन करना यानी उसको लागू करने का, उसको कार्य को करने का, और उसके रखरखाव का अधिकार किसको दिया जाएगा, वो बात इसके अंदर लिखी। या तो नगरपालिका स्वयं उसको करेगी या किसी अन्य एजेंसी को वो कार्य सौंप सकती है कि आप ये कार्य करवाओ। यानी कि जो भी अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि कचरे का जो भी प्रबंधन है वो उसको किसी को सौंप सकती है। इसमें लिखोगे नगरपालिका क्षेत्र में कचरे के प्रबंधन हेतु नगरपालिका स्वयं या किसी एजेंसी को अधिकृत कर सकती है।
कचरे के प्रबंधन हेतु नगरपालिका स्वयं या किसी एजेंसी को अधिकृत कर सकती है। तो नगरपालिका उसका रखरखाव खुद करे, प्रबंधन खुद करे, या किसी अन्य एजेंसी को अधिकृत कर दे कि आप ये कार्य करवाओगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। धारा 225 में लिखा है मलवाही संक्रम, मलवाही संक्रम का प्रवर्तन, उनका रखरखाव, सौंपा जाना, बिल बनाना व उनका संग्रहण करना। ये बात किसमें लिखी गई है? धारा 225 में लिखी गई है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई हो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लिख लिया होगा। टाइटल याद रख लोगे तो आगे की बात आपको समझ में आ जाएगी। टाइटल आपको याद करने ही पड़ेंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखेंगे धारा 226 के बारे में क्या लिखा गया उसके अंदर, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो धारा 226, धारा 226, धारा 226 में लिखा गया है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उनका हस्तगन के संबंध में नगरपालिका के क्या कर्तव्य हैं, वो बात लिखी गई है इसके अंदर। और मलवाही संक्रमण के बारे में 225 में था, और ठोस अपशिष्ट के बारे में धारा 226 में है। क्या लिखा गया है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व उनके हस्तगन में नगरपालिका की शक्ति या कर्तव्य, नगरपालिका के कर्तव्य। नगरपालिका किस प्रकार से ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकती है, यानी कि कचरे का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा। कचरा दो प्रकार से होता है, तो ठोस होता है और एक दूसरा तरल, जैसे मलवाही हो गया जो तरल में आता है। ठोस किस में आएगा? ठोस अपशिष्ट में समझा जाता है। इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसके लिए इसमें दो विधियों को बताया गया है। किस दो विधियों? इसमें दो विधियां बताई गई। एक तो है केंद्रीय कचरा प्रबंधन, केंद्रीय कचरा पात्र विधि, और दूसरा है घर घर कचरा प्रबंधन। केंद्रीय कचरा प्रवर्तन आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये कोई नगरपालिका है और ये नगरपालिका की एक कॉलोनी बनी हुई है जिसमें अलग अलग क्या बने, मकान बने गए। तो केंद्रीय का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कचरा पात्र बना दिया जाए और ये सारे घर वाले क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो कचरा, घर का जो ठोस अपशिष्ट है उसको इस कचरे पात्र में डाल देंगे। एक तो ये होता है केंद्रीय कचरा प्रवर्तन विधि। दूसरा है घर घर संग्रहण विधि, यानी कि घर घर कचरा संग्रहण विधि या प्रबंधन विधि। इसमें क्या होता है कि एक नगरपालिका की एक गाड़ी जाएगी और वो गाड़ी यहाँ पे प्रत्येक घर के बाहर रुकेगी और घर से जो भी कचरा होगा उसको यहाँ पे उस गाड़ी में डाल दिया जाएगा, और वो बाद में उस कचरे को कहीं अन्य जगह पर जाकर के डाल आएगी। ये बात आपने देखा होगा, यदि नगरपालिका में आप यदि रह रहे हो या आप वहां पे कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कचरे वाली गाड़ी आती है जो कचरे को लेकर के जाती है। ये बात है धारा 226 में। इस कचरे की बारे में जो दो विधियां बताई गई है, केंद्रीय कचरा पात्र विधि और घर घर संग्रहण विधि। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो धारा 226 में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में लिखा गया है। अब देखेंगे धारा 227 को। धारा 227, धारा 227 में वही बात लिखी गई है जो धारा 225 में लिखी गई, यानी उनके बिल बनाना, उनको संग्रहण करना है, किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया जाना। धारा 227, जैसे हमने 225 में देखा था कि जो मलवाही संक्रमण है उनको करने के लिए किसी एजेंसी को हस्तगन करना, इसके अंदर भी ऐसा ही लिखा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और हस्तगन के बिल बनाने व उनका संग्रहण करना। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हस्तगन के बिल बनाने, हस्तगन के बिल बनाना व उनका संग्रहण, व उनका संग्रहण। इसमें वही बात लिखी गई है, जो ठोस अपशिष्ट है इसको या तो नगरपालिका स्वयं या किसी एजेंसी को अधिकृत कर सकती है। ये बात इसके अंदर लिखी गई है धारा 227 के अंदर। वही बात लिखी गई जो धारा 225 में हमने पढ़ी थी। 25 में मलवाही संक्रमण के लिए था और धारा 227 में
ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए बनाएगी, यानी कि आप 27 को सताएंगे नहीं और जो भी ठोस अपशिष्ट है उसको बिल बना दोगे, उनका प्रबंधन कर लोगे। ये बात लिखी है धारा 227 के अंदर। आशा करता हूं समझ में आई होगी बात। अब देखेंगे धारा 228 के बारे में। ये देखो ऐसी धाराएं हैं जिनके अंदर की बात आपको ज्यादा नहीं याद रखने की, टाइटल याद हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। टाइटल से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं ये नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में हम एक क्लास में देखेंगे कि कौन कौन सी धाराएं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, उनको एक साथ एक क्लास में देखेंगे, ताकि आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़े, एग्जाम से पहले वही चीज पढ़ के जाओ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे धारा 228 के बारे में। धारा 228 क्या लिखा गया धारा 228 में? धारा 228 में लिखा गया है ठोस अपशिष्ट नगर पालिका की संपत्ति होगी। बस इतनी सी बात इसके अंदर लिखी गई। जो भी ठोस अपशिष्ट होगा, ठोस अपशिष्ट किसकी संपत्ति होगी? तो ठोस अपशिष्ट नगर पालिका की संपत्ति होगी। ये बात किसमें लिखी गई है? धारा 228 में लिखी गई है। नगर पालिका की संपत्ति होगी कौन? तो ठोस अपशिष्ट। हमने देखो नगर पालिका की इस अध्याय में एक तो 224 में हमने संपत्ति के बारे में पढ़ा था कि नगर पालिका की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और 228 में लिखा गया है कि ठोस अपशिष्ट भी नगर पालिका की क्या रहेगी? संपत्ति रहेगी। इसके बारे में यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ठोस अपशिष्ट में एक धारा और आती है, धारा 229। धारा 229 उसमें लिखा गया ठोस अपशिष्ट का व्ययन करना। क्या करना? व्ययन करना। ठोस अपशिष्ट का व्ययन एवं उनका अंतिम व्ययन करना। उनका अंतिम व्ययन करना। व्ययन को समझ सकते हो, कोई ऐसा स्थान जहां पर इस अपशिष्ट को डाला जाएगा। जैसे नगरपालिका क्षेत्र से यहां से ठोस अपशिष्ट इकट्ठा किया और नगरपालिका के बाहर किसी जगह पर इसको गिरवा दिया। ये जो जगह है, यानी कि व्ययन करना मतलब क्या हो गया? उसको नियोजन करना। आप ऐसे समझ सकते हो, नियोजन करना या निस्तारण करना। निस्तारण करना। जो भी ठोस अपशिष्ट होगा उसका व्ययन, यानी कि उसको क्या कर देना? निस्तारण कर देना, कहीं और जाकर उसको डिस्पोज कर देना। ऐसे भी समझ सकते हो, डिस्पोज करना। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना है, ये बात आप इसी से समझ लो। 229 में क्या लिखा? ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, यानी कि उसको कहां पर डाला जाएगा, जिस स्थान पर डाला जाएगा। यदि वो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर है तो सीएमओ से उसकी अनुमति लेनी होगी डालने के लिए, और नगरपालिका क्षेत्र से बाहर यदि आप डाल रहे हो तो उसकी संपत्ति, उसकी जो अनुमति राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी। ये बात इसमें ध्यान रखना। नगरपालिका क्षेत्र में अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? तो सीएमओ से। और यदि नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, नगरपालिका क्षेत्र से बाहर, तो इससे अनुमति किससे ली जाएगी? राज्य सरकार से। राज्य सरकार से अनुमति ली जाएगी। यह बात लिखी गई धारा 229 में। जैसे यदि नगरपालिका क्षेत्र के अंदर है तो वो तो जगह भूमि किसकी है? वो किसकी संपत्ति में आएगी? नगरपालिका के अंदर आएगी, वहां पे डाल सकती है। और इस नगरपालिका क्षेत्र से यदि बाहर इस अपशिष्ट का व्ययन करना है, डिस्पोज करना, निस्तारण करना है, तो इसकी अनुमति कहां से ली जाएगी? राज्य सरकार से। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये धारा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ठोस अपशिष्ट का व्ययन यदि नगरपालिका क्षेत्र से बाहर किया जाता है तो उस स्थान के लिए अनुमति किससे ली जाएगी? तो किससे ली जाएगी? राज्य सरकार से। ये बात आप ध्यान में रख लेना। तो हमने देखी धारा 228, 229। एक धारा को और देख लेते हैं, धारा 230 को। अब देखेंगे धारा 230 के बारे में। धारा 230। धारा 230 में लिखा गया है परिसर के स्वामियों व अधिभोगियों को ठोस अपशिष्ट के उत्पन्न होने वाले स्रोत पर ही उनका क्या कर देना है? भंडारण कर देना है। यानी कि ऐसा देखो,
ये नगर पालिका के यहाँ पे कोई परिसर है या भवन है, कोई भी घर है, इस घर से जो भी कचरा उत्पन्न होगा उसको यहाँ पे कचरा पात्र में क्या कर दिया जाएगा, भंडारित कर दिया जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी होगी, उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी होगी जो इस घर में रह रहे हो। जिस स्थान पर कचरा उत्पन्न हो रहा है उसी स्थान पर उसको एक बार भंडारण कर दिया जाएगा। बाद में जैसे नगर पालिका की गाड़ी आती है तो उसको उसमें डाल के व्यन को इसका निस्तारण आगे नगर पालिका कर देगी। ये बात लिखी गई इस धारा 230 में। क्या लिखा गया, परिसर के स्वामियों व अधिभोगियों द्वारा कचरा उत्पन्न होने वाले स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य उस घर उस परिसर के जो भी स्वामी है, उसमें जो भी रह रहे हैं या उसका जो अधिभोग कर रहे हैं। जैसे उस व्यक्ति को, उसने यहाँ पे कोई मकान था, इस व्यक्ति किसी अन्य को क्या दे दिया, किराए पर दे रखा। तो किराए पर दे रखा तो इस भवन का जो रियल मालिक है वो थोड़ी इसका प्रबंधन करेगा। कौन करेगा, जो यहाँ पे रह रहा है वो व्यक्ति क्या करेगा, इस कचरे को एक बार यहाँ पे भंडारित करके रखेगा और बाद में इस कचरे को नगर पालिका की गाड़ी में डाल करके नगर पालिका इसको और कहीं जाके निस्तारित कर देगी, डिस्पोज कर देगी। तो धारा 230 में लिखा गया है जो भी परिसर के स्वामी है वो या अधिभोगी है, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, कचरे के उत्पन्न होने वाला जो भी स्रोत है जहां पे वो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसी घर में यानी एक बार उसको भंडारित कर लिया जाएगा, अलग जगह रख लिया जाएगा, कचरा पात्र में डाल करके रख लिया जाएगा। बाद में नगर पालिका अपनी गाड़ी के माध्यम से उसको डिस्पोज कर देगी। ये बात लिखी गई धारा 230 में। आशा करता हूं आज अपने दो धाराएं पढ़ी है, धारा 216 से 230। धारा 216 से 230 ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बाकी की जो धाराएं हैं वो हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक है। तो यदि आपको अच्छी लगी वो क्लास तो शेयर कर देना अपने साथियों को। आपको लगता हो कि ये क्लास वो भी देखना पसंद करेंगे, उनको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।